हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, 11th बिजनेस स्टडी में 11th व्यवसाय अध्ययन में हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। व्यावसायिक संगठन के विविध स्वरूपों में हम पढ़ रहे हैं कंपनी स्वरूप। कंपनी स्वरूप में भी कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अभी तक हमने एकल स्वामित्व, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय, सहकारी समितियाँ, साझेदारी फर्म और कंपनी, ये चारों स्वरूपों को हमने विस्तृत से समझा है। लेकिन इनमें से जो पूर्व के जो 3 स्वरूप है उनका निर्माण बहुत ही आसान होता है। उनके निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन कंपनी फॉर्म ऐसा फॉर्म है, कंपनी का स्वरूप एक ऐसा स्वरूप है जिसका निर्माण कानून के द्वारा होता है और इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी के निर्माण के लिए 3 स्टेप्स है। पहला कंपनी का प्रवर्तन, दूसरा कंपनी का समामेलन और तीसरा है व्यवसाय का प्रारंभ करना। इसमें फर्स्ट स्टेप मैंने कल वाले वीडियो में आप लोगों को क्लियर करी कि कंपनी का प्रवर्तन क्या होता है। उसमें 2 बातें बताई कि प्रवर्तन क्या होता है और प्रवर्तक क्या होते हैं। प्रवर्तन मतलब व्यवसाय का प्रारंभ करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो प्रवर्तन क्रियाएं होती है और इन क्रियाओं को जिन लोगों के द्वारा संपन्न किया जाता है वह प्रवर्तक कहलाते हैं। फिर हमने प्रवर्तकों के प्रकार देखे कि प्रवर्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी हमने समझा। ठीक है, फिर प्रवर्तकों के हमने कार्य देखे कि प्रवर्तक कौन कौन से कार्य करते हैं। फिर हम अब दूसरे स्टेप पर आते हैं, कंपनी का समामेलन। कंपनी के प्रवर्तन का कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरी स्टेप कौन सी है, कंपनी के समामेलन के स्टेप है। अब कंपनी के समामेलन के स्टेप में कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाएंगे तो उसको देखते हैं। चलिए, तो कंपनी के समामेलन की प्रोसेस को हम समझते हैं। कंपनी समामेलन से आशय, देखिए प्रश्न सब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कंपनी समामेलन से क्या आशय है, तो कंपनी समामेलन से आशय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक निगमित संस्था के रूप में पंजीकरण से है। कंपनी समामेलन से क्या आशय, प्रश्न आता है, तो कंपनी समामेलन से आशय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक निगमित संस्था या एक निगमित कंपनी के रूप में पंजीकरण करवाने से होता है। मतलब भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, ये कहलाता है कंपनी का समामेलन। इस प्रकार कंपनी समामेलन से अभिप्राय क्या हो गया, कानून की दृष्टि से कंपनी की स्थापना करवाना। कानून के नज़रिए से कंपनी की स्थापना करना कंपनी का समामेलन होता है। चलिए, जब तक कंपनी का समामेलन नहीं हो जाता तब तक उसे पृथक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त नहीं होता। हमने इसकी विशेषताओं में देखा था कि कंपनी का अपना एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और इसी कारण से कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है। तो ये पृथक वैधानिक अस्तित्व कंपनी को कब प्राप्त होता है, जब कंपनी का समामेलन होता है, उसके बाद ही उसे पृथक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है। उसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, अपनी एक सील होती है, वो तभी उसका उपयोग कर सकती है। चलिए, तो कौन कौन सी संवैधानिक क्रियाएं करना होती है समामेलन में, कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं, तो उसमें हम सबसे फर्स्ट देखते हैं। समामेलन की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेखों को जमा करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमने कोई प्लाट खरीदा, ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदा, तो उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पर रजिस्ट्री कराने के लिए हमें बहुत सारे कागज़ जमा करना पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदेश स्तर पर एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जिस राज्य में कंपनी का मुख्यालय स्थापित करना है, हमें मध्य प्रदेश में कंपनी का मुख्यालय रखना है, तो मध्य प्रदेश में कंपनी का रजिस्टर करने के लिए जो रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास हमें निम्नलिखित प्रलेखों को जमा करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के पास हमें निम्नलिखित प्रलेखों को जमा करना पड़ेगा। कौन कौन से प्रलेख हैं, सबसे पहला प्रलेख, मतलब हम जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि हमने प्लाट खरीदा और हमें रजिस्ट्रार के पास में रजिस्ट्री कराना है,
तो हमें क्या क्या प्रलेख ले जाना पड़ेगा, हम सब ले जाते। इसी प्रकार से हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन उस राज्य के रजिस्ट्रार ऑफिस में कराना है जिस राज्य में हम उसका ऑफिस रखना चाहते हैं। तो उस रजिस्ट्रार के पास हमें फ़ाइल लेकर जाना पड़ेगा। और फाइल में कौन कौन से कागज़ होंगे, खाली फाइल तो ले नहीं जाएंगे। कौन कौन से कागज़ होंगे, सबसे पहला होगा पार्षद सीमा नियम। भैया ये तो पहली बार सुन रहे हैं, 11th में यदि आए हैं तो ये पार्षद शब्द तो सुना था, हमारे नगर निगम में पार्षद होते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं और वो खड़े होते हैं, तो ये पार्षद होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंपनी में पार्षद सीमा नियम का मतलब क्या है? देखिए, पार्षद सीमा नियम कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। प्रलेख मतलब एक फॉर्म है या एक प्रपत्र है। पार्षद, बिना पार्षद सीमा नियम के किसी भी कंपनी का समामेलन नहीं हो सकता। तो आखिर इसमें होता क्या है? यह कंपनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। तो भैया बताओ तो सही, इसमें क्या होता है प्रलेख में? इसमें कंपनी के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है कि कंपनी क्यों स्थापित की जा रही है और कंपनी का कार्य क्षेत्र कितना बड़ा होगा, स्थानीय होगा, प्रांतीय होगा, राष्ट्रीय होगा कि अंतर्राष्ट्रीय होगा, ये बताया जाता है। और कंपनी क्यों स्थापित की जा रही है, ये दो चीज़ें इसके अंतर्गत बताया जाता है पार्षद सीमा नियम में, और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। भाई किस उद्देश्य से कंपनी स्थापित करी, ये उद्देश्य है, और उसका क्षेत्र क्या होगा, ये दोनों चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना तो समामेलन हो ही नहीं सकता है। रजिस्ट्रार पहला ही प्रश्न पूछेंगे कि आप कंपनी क्यों स्थापित कर रहे हैं, उसका जवाब ही इसमें मिलता है। आपका क्षेत्र क्या होगा, आप स्थानीय व्यापार करेंगे, प्रांतीय व्यापार करेंगे, राष्ट्रीय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय करेंगे, ये दोनों जवाब हमें पार्षद सीमा नियम देता है। और इसलिए पार्षद सीमा नियम कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में, समामेलन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है। इसको अभी हम आगे विस्तृत से पढ़ने वाले हैं। चलिए, सेकंड कौन सा, दूसरा प्रलेख कौन सा होगा? इस रजिस्ट्रार के सामने जो फाइल प्रस्तुत करेंगे उसमें दूसरा प्रपत्र कौन सा होगा? दूसरा प्रपत्र है हमारे सामने है पार्षद अंतर नियम। पहला हो गया पार्षद सीमा नियम, अब दूसरा आ गया कौन सा? पार्षद अंतर नियम। अंतर नियम, अंतर मतलब अंदर के नियम, कंपनी के अंदर मतलब कंपनी के संचालन से संबंधित नियम होंगे। कंपनी के संचालक मंडल कर्मचारियों के अधिकार क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे, पूंजी क्या होगी, अंश कितने होंगे, पूंजी कितनी होगी, ये सारी जो बातें हैं किसके अंदर होगी? ये पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत होगी। मतलब कंपनी के अंदर की बातें जो होगी, कंपनी का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी सारी बातें किस में होगी? अंतर नियम में। ये भी दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख हो गया। तीसरा, अधिकृत पूंजी का विवरण। तीसरा पॉइंट बताना पड़ेगा, कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, अधिकृत पूंजी। ये एक बार जो दे दी फिर बाद में बदलती नहीं है, इसलिए ये सोच समझकर ये विकल्प भरना चाहिए कि कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी होगी। आपने 5 करोड़ बता दिया तो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये ऑथोराइज्ड, ये रजिस्टर्ड हो जाती है कि आपकी कंपनी की पूंजी इतनी होगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे ज़्यादा पूंजी जनता से एकत्रित नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा पूंजी के शेयर आप जनता में निर्गमित नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी अपनी पूंजी पब्लिक से इकट्ठी करती, एकत्रित करती अंशों को बेच करके। तो जितने आपने रजिस्टर्ड करे उससे ज़्यादा के शेयर आप पब्लिक में निर्गमित नहीं कर सकते, आप बंद जाएंगे। इसलिए ये वाक्य, ये वाला पॉइंट है, सोच समझ कर कंपनी को भरना चाहिए। एक बार जो पूंजी भर दी वो बदलती नहीं है। चलिए, चौथा है निदेशकों की लिखित सहमति। निदेशक, निदेशक मतलब जो डायरेक्टर होंगे, जो संचालक होंगे, उन सभी निदेशकों या संचालकों की लिखित सहमति जिन्होंने कंपनी का निर्देशक बनना स्वीकार किया है, उन सभी की सहमति पत्र होना। रजिस्ट्रार के पास इन निर्देशकों के नाम, पते, विवरण ये सब हमें जमा करना होगा। चौथा, पांचवा पॉइंट, पंजीकृत कार्यालय की सूचना। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा? आप घर में जितने भी वस्तुएं खरीद कर लाते हैं उसकी जो पैकेट के ऊपर देखना, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा मिलेगा आपको कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है। जिस स्टेट में आपने इसका रजिस्टर ऑफिस में उसका ऑफिस रखा है, क्योंकि इसलिए रजिस्टर्ड ऑफिस बोला जाता है, पंजीकृत ऑफिस, कि उस स्टेट के हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जा सकती है, उसका न्याय उस हाई कोर्ट में किया जाएगा, इसलिए पंजीकृत कार्यालय का नाम देना होता है। फिर संवैधानिक घोषणा, रजिस्ट्रार के पास एक वैधानिक घोषणा भी जमा करनी होती है कि हमने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली है कंपनी के निर्माण के संबंध में। तो फिर
निर्धारित शुल्क का भुगतान करना। निर्धारित शुल्क का भुगतान करना मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या शुल्क लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, रजिस्ट्रार को फीस देना होगी। फिर पंजीकरण, ये इन सभी बातों से यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है सभी कागज़ों से, तो वह फर्म कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख लेता है और कंपनी को एक प्रमाण पत्र देता है, और वो प्रमाण पत्र कहलाता है समामेलन का प्रमाण पत्र। वो प्रमाण पत्र कहलाता है समामेलन का प्रमाण पत्र कि आपकी कंपनी का हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद में एक प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, लेकिन एक सरकारी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी अपना व्यापार अभी स्टार्ट नहीं कर सकती। समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया, यहाँ तक हमारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ समामेलन जैसे ही प्रमाण पत्र मिला, कंपनी का जन्म हो जाता है, कंपनी को अपना एक अलग अस्तित्व मिल जाता है, कंपनी की अपनी एक सार्वभौम मुद्रा बन जाती है, कंपनी डिसीजन ले सकती है। मतलब समामेलन के प्रमाण पत्र मिलने के बाद कंपनी अपने एक पृथक अस्तित्व में आ जाती है, एक कृत्रिम व्यक्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने क्या पढ़ा, कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में सेकंड स्टेप कंपनी का समामेलन। ठीक है, ये भी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कंपनी के समामेलन की प्रक्रिया को समझाइए, ये प्रश्न आता ही है। तो हम बताएंगे कि रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेखों को जमा करना, इसके अंतर्गत सीमा, नियम, अंतर नियम, अधिगत पूंजी का विवरण, निर्देशकों की लिखित सहमति, पंजीकृत कार्यालय की सूचना और संवैधानिक घोषणा। इसने 6 प्रकार के फॉर्म उसमें लगाना पड़ते हैं फाइल में। दूसरा, शुल्क भरना पड़ता है, फिर पंजीकरण होता है और प्रमाण पत्र मिलता है। ये 4 स्टेप में समामेलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। चलिए, तो ये समामेलन, पहली स्टेप कंपनी का प्रवर्तन, दूसरे स्टेप कंपनी का समामेलन मतलब उसका जन्म हो जाता है। तीसरी स्टेप में क्या होगा, कंपनी द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ करना। कंपनी के द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ करना, जैसे ही समामेलन का प्रमाण पत्र मिलता है, एक प्राइवेट कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी या एक सरकारी कंपनी या एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि समामेलन के प्रमाण पत्र के बाद एक सार्वजनिक कंपनी को एक और स्टेप पार करना पड़ेगी, उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार से व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सार्वजनिक कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। लेकिन निजी कंपनी स्वतंत्र है, प्राइवेट कंपनी को जैसे ही समामेलन का प्रमाण पत्र मिला वो अपना व्यापार प्रारंभ कर देगी, लेकिन सार्वजनिक कंपनी को प्रमाण पत्र, समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद एक और स्टेप पार करना पड़ेगी, और वो कौन सी है, रजिस्ट्रार से व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। तो भैया रजिस्ट्रार से ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर कुछ लिखित कार्यवाही करना पड़ेगी, उसके लिए कुछ कार्यवाही करना पड़ेगी, एक्शन लिए जाएंगे। क्या क्या कार्यवाही करना पड़ेगी, लिखित नहीं, उसके लिए प्रवर्तकों को कुछ एक्शन लेना पड़ेगी। कौन कौन सी सर, ये 4 स्टेप पार करना पड़ेगी, ये 4 कार्यवाही करना पड़ेगी। व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेने के लिए रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र लेना है तो ये 4 काम और करना पड़ेगा। पहला, प्रविवरण या उसके स्थान पर स्थानापन्न प्रविवरण रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ता है। अब ये प्रविवरण क्या होता है, उसकी जगह स्थानापन्न प्रविवरण क्या होता है, इसका एक अलग ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। कंपनी को प्रविवरण जारी करना पड़ता है, पब्लिक को बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी का निर्माण हुआ है, इसकी इतनी पूंजी है, इसके इतने शेयर है, ये निर्गमित किए गए हैं, और लोगों को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है, वो कहलाता है प्रविवरण। पहला ये हो गया। जब हमने प्रविवरण जारी किया, शेयर जारी किए, लोगों को शेयर खरीदने के लिए हमने आमंत्रित किया, तो लोग शेयर खरीदेंगे, तो उसमें कम से कम हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर अंशों का आवंटन करना पड़ता है। लोगों के द्वारा जब आवेदन दिए जाते हैं तो अंश जारी करना पड़ता है। तो न्यूनतम अभिधान हमें प्राप्त होने को होना, न्यूनतम अभिधान जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा, मतलब हमारे उसकी जो लिमिटेशन है उतने कम से कम शेयर जब तक पब्लिक नहीं खरीदती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरा, मतलब रजिस्ट्रार के द्वारा, या ये जो कंपनी अधिनियम के नियम ये बोलते हैं कि जब तक आपके पास पूंजी नहीं आएगी आप व्यापार कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, आपको पूंजी तो इकट्ठा करना पड़ेगी। तो इसके प्रविवरण का मतलब आप शेयर जारी करते हैं,
पब्लिक के द्वारा शेयरों को खरीदा जाएगा, मतलब खरीदने पर आपको पूंजी मिलेगी, पूंजी मिलने के बाद ही तो आप व्यापार प्रारंभ करेंगे। तो ये कंपनी नियम सही बता रहा है। तीसरा, निदेशकों ने योग्यता अंशों का क्रय करके उन अंशों पर देय राशि का भुगतान कर दिया है। भाई उसमें क्या होता है, कंपनी जब शेयर जारी करती है तो उसमें कुछ शेयर कंपनी के जो संचालक मंडल होते हैं वो संचालक मंडल खरीद लेते हैं, वो योग्यता शेयर कहलाते हैं, और उन शेयरों को का पेमेंट उन्होंने कर दिया है, ये घोषणा करना पड़ती है। और चौथा, किसी निदेशक या सचिव द्वारा रजिस्ट्रार के पास इस आशय की प्रमाणित घोषणा जमा करनी होगी कि उपयुक्त तीनों बातों की पूर्ति कर ली गई है। ये तीनों बातें पूरी कर ली गई है, इसका एक प्रमाण पत्र किसी निर्देशक को देना होगा, रजिस्ट्रार को। ये स्टेप पूरी होने के बाद रजिस्ट्रार यदि सभी प्रलेखों से संतुष्ट हो जाता है तो वह एक सरकारी कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी कर देता है, और सार्वजनिक कंपनी इस प्रमाण पत्र को प्राप्त होने के पश्चात अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। तो ये जो पूरी स्टेप है कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया हमने देखी, कंपनी का प्रवर्तन, कंपनी का समामेलन और व्यवसाय प्रारंभ करना। इन 3 स्टेप से कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ करती है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि कंपनी के कौन कौन से मूल प्रलेख हैं। पार्षद सीमा नियम क्या होता है, पार्षद अंतर नियम किसे कहते हैं, प्रविवरण कैसे कहते हैं, प्रविवरण जारी नहीं करेंगे तो उसकी जगह स्थानापन्न प्रविवरण क्या होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अभी अगले वीडियो में ये सारी बातों को हम समझेंगे। तो जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देखें, आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को नए वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू।